दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको अपनी कहानी के साथ साथ अपने ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिल से शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। आप ऐसी मूवीज में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और अगर गलती से आपने कुछ प्रिडिक्ट कर भी लिया तो अगले ही सीन में कहानी फिर से एक नया ट्विस्ट सामने लेकर रख देती है। अब ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था दृश्यम, महाराजा और तुम्बाड़ जैसी मूवीज में। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है और वो नाम है आइडेंटिटी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक 10 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है हरन। हरन अपने मामा डॉक्टर सुदर्शन की लाइब्रेरी में रखी बुक्स को उनके रंग, आकार और सब्जेक्ट के बेस पर ठीक से अलाइन करके रख रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर सुदर्शन की नर्स आती है जो हरन को देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर 10 साल का बच्चा इस काम को इतनी परफेक्शन के साथ कैसे कर सकता है। फिर हमें पता चलता है कि असल में हरन की माँ स्मिता पुलिस डिपार्टमेंट की एक जानी मानी स्केच आर्टिस्ट थी जिनकी शादी पुलिस में ही शामिल एएसआई प्रताप शंकर से हुई थी। फिर शादी के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं जिनमें बेटे का नाम होता है हरन और बेटी का नाम होता है देविका। अब कुछ सालों तक तो दोनों की शादी ठीक से चलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे शंकर स्मिता को काफी टॉर्चर करने लगता है जिससे तंग होकर करीब 10 साल बाद स्मिता अपने पति से तलाक ले लेती है। अब तलाक के बाद कोर्ट हरन की कस्टडी उसके पिता यानी शंकर को दे देती है जबकि देविका की कस्टडी स्मिता को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि स्मिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके दूसरे हस्बैंड से उसे एक और बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था नीरजा। वहीं दूसरी तरफ शंकर हरन को छोटी छोटी गलतियों पर डांटता रहता था और इस तरह 7 साल तक हरन अपने पिता के साथ ही रहता रहा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके पिता शंकर की मौत हो गई जिसके बाद सुदर्शन यानी हरन का मामा हरन को अपने ही घर ले आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जब हरन की माँ जिंदा थी तो आखिर वो क्यों उसे लेने नहीं आई। तो यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि असल में हरन की माँ यानी स्मिता का दूसरा हस्बैंड भी मर चुका था और स्मिता की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। इसलिए स्मिता का भाई सुदर्शन उसे और उसकी दोनों बेटियां नीरजा और देविका को अपने घर पर ही ले आया था। यही वजह थी कि अपने पहले जीजा के मरने के बाद वो हरन को भी अपने घर पर ले आया था ताकि वो तीनों बच्चों की देखभाल कर सके। खैर, अब घर लाने के बाद सुदर्शन को पता चलता है कि अपने पिता के साथ रहते हुए और उसका टॉर्चर सहते हुए हरन को ओसीडी की बीमारी हो चुकी है जिसमें एक पेशेंट किसी भी काम को परफेक्शन लेवल तक करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में ज्यादा तबीयत खराब होने पर स्मिता भी अपना दम तोड़ देती है जिसके बाद हरन, देविका और नीरजा की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके मामा सुदर्शन के ऊपर आ जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम कई सालों बाद कोयम्बटूर शहर को देखते हैं जहाँ एक लड़की किसी मॉल के ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही होती है। पर तभी उसकी नजर उस ट्रायल रूम के ऊपर पड़ती है जहाँ किसी ने एक फोन को रखा हुआ था। अब वो लड़की फोन निकालकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस फोन का कैमरा ऑन है और उसमें उसकी सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसीलिए वो फोन को बाहर लाकर अपने साथियों को दिखाती है और पास में मौजूद आदमी से भी इसकी शिकायत करती है। तभी वो आदमी उससे वो फोन ले लेता है और मॉल के मैनेजर को गेट बंद करने के लिए कहता है ताकि वो लोग सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रायल रूम में फोन रखने वाले आदमी को पकड़ सकें। लेकिन इसी बीच एक लड़का अचानक उस आदमी के हाथ से फोन छीनकर वहां से भागने लगता है जिसके बाद ये आदमी भी मॉल के बाहर तक उसका पीछा करता है लेकिन वो लड़का इसकी पहुंच से दूर निकल जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये आदमी एक बंद पड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास जाता है जहां वो मॉल से भागा हुआ लड़का ऑलरेडी मौजूद होता है। इस जगह ये बात साफ हो जाती है कि इस सब के अंदर असल में इसी आदमी का हाथ था और ये सब उसने जानबूझकर किया था और इस आदमी का नाम होता है अमर। असल में अमर इसी तरह से लड़कियों के न्यूड वीडियोस बनाता था और फिर उनके साथ गलत काम करके वीडियो डिलीट करने के बदले पैसे भी लेता था। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक रात अमर काफी डरा हुआ होता है और वो एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री में आता है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले एक अनजान आदमी पहले से वहां मौजूद होता है जो अमर के आते ही उस पर हमला बोल देता है। इसके बाद वो आदमी उसे कुर्सी से बांध देता है
और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है और फिर वो पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा देता है, जिसमें जलकर अमर की भी मौत हो जाती है। अब अगले दिन पुलिस को खबर मिलती है कि किसी आदमी की जली हुई लाश तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर पर पड़ी है और वो लाश होती है अमर की। अब कुछ दिनों में अमर की मौत का केस पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश के पास आता है, जो अमर के पास से मिले हुए सारे सबूतों को एविडेंस रूम में जमा करवा देता है। इसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन आता है तो उसे बैंगलोर से आए इंस्पेक्टर जेकब के बारे में पता चलता है, जो उसे मिलने आया था। दरअसल इंस्पेक्टर जेकब विटनेस प्रोटेक्शन सेल में काम करता था, यानी वो डिपार्टमेंट जिसमें किसी भी केस के गवाह को सुरक्षा दी जाती थी। अब यहाँ जेकब एक आई विटनेस आलिशा को लेकर आया था, जिसने उस रात टेक्सटाइल फैक्ट्री में अमर को जलाने वाले उस अनजान आदमी का चेहरा देखा था। वो दिनेश से कहता है कि अमर के केस में आलिशा एक आई विटनेस है, लेकिन जिस रात आलिशा ने उस आदमी को देखा था उसी रात आलिशा का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो शायद वो एक्सीडेंट उसी कातिल ने किया हो, क्योंकि अलीशा ने उसको देख लिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अलीशा की सुरक्षा में आप मेरी मदद करो। अब दिनेश जेकब के पॉइंट को समझ जाता है और कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, अलीशा की सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपने ही अपार्टमेंट के एक फ्लैट को रेंट पर दिलवा देता हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी तुमसे अलीशा के बारे में पूछे तो तुम कहना कि अलीशा तुम्हारी बहन है। तो इस तरह से अब अगले ही दिन जेकब अलीशा के साथ उस बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अपने जिस अपार्टमेंट में दिनेश ने जेकब को फ्लैट दिलवाया था, उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में हरण और उसकी बहनें भी रहते हैं। इसीलिए जब जेकब और अलीशा लिफ्ट से अपने फ्लैट की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी लिफ्ट में ये भाई बहन भी मौजूद होते हैं। इसी बीच नीरजा जेकब से पूछती है कि आप लोग पहले कभी नहीं दिखे, क्या आप लोग इस अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं? अब अलीशा तो चुप रहती है, लेकिन जेकब कहता है कि हाँ, हम लोग आज ही शिफ्ट हुए हैं और ये मेरी बहन है। इसके बाद वो लोग अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। फिर अगले दिन किसी केस के सिलसिले में दिनेश भी पड़ोस वाले एक फ्लैट में आता है। दरअसल इस फ्लैट में रहने वाले बच्चे ने कुछ दिन पहले एक हिट एंड रन केस में आरोपी को देखा था, तो आज पुलिस वाले एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर आए होते हैं ताकि वो बच्चे से बात करके उस आरोपी का स्केच बनवा सके। अब यहाँ ये बच्चा स्केच आर्टिस्ट को डिटेल्स बता रहा होता है और वो असिस्टेंट भी स्केच बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इस बीच पड़ोस का मामला होने की वजह से हरण और उसका मामा सुदर्शन भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब हरण नोटिस करता है कि वो आर्टिस्ट गलत तरीके से स्केच बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरण ने बचपन में ही अपनी माँ से स्केच बनाने की बारीकियाँ सीख ली थी। इसीलिए अब हरण उस आर्टिस्ट को हटाकर खुद स्केच बनाने लगता है। वो पहले प्लेन पेपर पर एक कान बनाकर लड़के से पूछता है कि क्या उस आदमी के कान ऐसे थे, तो वो लड़का कहता है कि हाँ, ऐसे ही कान थे। तो ये सुनकर हरण दिनेश से कहता है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, इसने उस आदमी को नहीं देखा, क्योंकि ये कान असल में एनिमे कार्टून कैरेक्टर के हैं जो आजकल बच्चे देखते हैं। अब एक ही अपार्टमेंट में रहने की वजह से दिनेश हरण को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो उसकी बात को मानते हुए उस बच्चे से ही सही बात पूछता है। तो वो बच्चा कहता है कि असल में उस आदमी को मैंने नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन ने देखा था, पर वो डर रही है इसलिए बता नहीं रही। इसके बाद उस बच्ची से उस आदमी का चेहरा पूछा जाता है तो वो धीरे धीरे पूरा हुलिया बता देती है और फिर हरण एक परफेक्ट स्केच बनाकर पुलिस वालों को दे देता है। उस स्केच को देखकर वहाँ के लोग उस आदमी को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ कुछ दिनों पहले प्लम्बिंग का काम करने आया था। और इस तरह हरण की वजह से ये केस हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाता है। और ये देखकर जैकब के साथ साथ दिनेश भी हैरान हो जाता है। फिर जैकब के पूछने पर वो बताता है कि मैं हरण और उसकी फैमिली को बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मुझे भी आज ही पता चला कि हरण इतना अच्छा आर्टिस्ट है। ये सुनकर जैकब को एक प्लान सूझता है। वो दिनेश से कहता है कि हम अमर वाले केस में भी हरण से स्केच बनवा सकते हैं। मैं उसे अलीशा के पास लेकर जाऊंगा, जिसके बाद वो उसे किलर के बारे में बता देगी और वो स्केच बनाकर हमें दे देगा। अब दिनेश भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद जैकब अगले ही दिन हरण से अकेले में मिलता है और उसे सच सच बता देता है कि अलीशा कौन है और आखिर वो दोनों यहाँ क्यों रहने आए हैं। इसके बाद वो हरण से इस केस में मदद मांगता है और अलीशा की मदद से उस आदमी का स्केच बनाने के लिए कहता है। हरण कहता है कि मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मेरी भी 2 बहनें हैं और मैं इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होकर उनकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। ये सुनकर जैकब कहता है कि ठीक है, अगर तुम स्केच नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन का सवाल है, इसीलिए अलीशा और इस केस के बारे में किसी को मत बताना।
अब हरण ये सुनकर थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर स्केच बनाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद जैकब उसे फौरन अलीशा के पास लेकर जाता है और अलीशा उसे किलर की डिटेल्स बताना शुरू कर देती है। हरण अब स्केच बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक वो आधे स्केच के बीच में ही रुक जाता है। इसके बाद वो अलीशा से कहता है कि आज का सेशन पूरा हुआ, बाकी काम हम कल करेंगे। अब जैकब के कहने पर अलीशा वहाँ से चली जाती है और फिर जैकब हरण से पूछता है कि आखिर तुम बीच में ही क्यों रुक गए। तो हरण उससे कहता है कि देखिए, स्केच बनाने में छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन से स्केच किसी और आदमी का बन जाएगा और केस पूरा खराब हो जाएगा। इसके बाद वो जैकब को एग्जाम्पल्स के तौर पर कई सारे केसेस के बारे में बताता है, लेकिन जैकब उससे कहता है कि केस सॉल्व करना मुझे आता है, इसीलिए तुम फालतू बातों को छोड़कर सिर्फ स्केच पर ध्यान दो। ये सुनकर हरण उसे अब वो आधा बनाया हुआ स्केच दिखाता है, जिसे देखते ही जैकब शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो स्केच किसी और का नहीं बल्कि हरण का ही था। फिर वो कहता है कि देखा जैकब, कभी कभी लोग घबराहट में उसी आदमी का चेहरा बनवा देते हैं जो स्केच बना रहा होता है, जैसे अभी आलिशा ने मुझसे मेरा ही चेहरा बनवा दिया। लेकिन सोचो, अगर मैं मुजरिम होता तो वो सीधे भी तो बता सकती थी कि मैं कातिल हूँ। वो आखिर मुझसे मेरा ही स्केच क्यों बनवाएगी। अब आखिर जैकब को उसकी बात समझ में आ जाती है। इस बीच हरण उससे कहता है कि तुम मुझे केस की डिटेल्स नहीं बताना चाहते, लेकिन आलिशा ने एक हफ्ते पहले मुजरिम को देखा था, इसलिए मेरा मानना है कि कल हमें आलिशा को लेकर क्राइम सीन पर जाना चाहिए, जिसके बाद आलिशा ठीक से उस घटना को याद कर पाएगी और किलर की सही डिटेल्स दे पाएगी, जिससे मुझे स्केच बनाने में आसानी होगी। जैकब उसकी बात मान जाता है और अगले दिन वो हरण और आलिशा को लेकर उसी क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। अब यहाँ आते ही हरण आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है और हमें एक सीक्रेट रिवील किया जाता है कि असल में अमर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हरण ही था। और हरण जान चुका था कि आलिशा ने ही उसको अमर को मारते हुए देख लिया है, इसीलिए उसके गले से एक बात नहीं उतर रही थी कि अगर उसने उसको देखा था तो वो स्केच क्यों बनवा रही है, सीधे सीधे जैकब को कुछ बता क्यों नहीं रही। खैर, अब यहाँ पर फिर से आलिशा हरण को डिटेल्स बताती है, लेकिन इस बार हरण जानबूझकर किसी और आदमी का स्केच बना देता है। इसके बाद हरण वो स्केच आलिशा को नहीं दिखाता बल्कि सीधा जैकब को दिखाता है और कहता है कि असली किलर ये आदमी है। वो ऐसा इसीलिए कहता है कि कहीं आलिशा जैकब से ये ना कह दे कि स्केच गलत है, लेकिन जैकब फिर भी वो स्केच लेकर आलिशा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या यही वो किलर है। तो आलिशा उससे कहती है कि हाँ, यही वो आदमी है। और ये सुनते ही हरण एक बार फिर से चौंक जाता है कि आखिर आलिशा ने जैकब से झूठ क्यों कहा, जबकि स्केच तो मैंने जानबूझकर गलत बनाया है। आखिर वो मेरे बारे में जैकब को क्यों नहीं बता रही। आगे हम देखते हैं कि हरण की बहन देविका अपने मामा सुदर्शन के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, इसलिए उस रात हरण अपनी दोनों बहनों देविका और नीरजा को हॉस्पिटल भेज देता है ताकि वो घर पर अकेले रहकर आलिशा के बारे में छानबीन कर सके। फिर उन दोनों के जाते ही वो अपनी बिल्ली के गले में एक जैमर लगा देता है और उसे आलिशा के फ्लैट में भेज देता है ताकि वहाँ किसी के सिग्नल्स ना आए। इसके बाद वो चोरी चुपके खुद आलिशा के कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करने वाला होता है तभी उसे अपने पीछे से अपने मामा की आवाज सुनाई देती है, जो उससे पूछते हैं कि इतनी रात तुम आलिशा के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। तो हरण कहता है कि मैंने अभी किसी की आवाज सुनी थी, इसलिए देखने के लिए चला आया। ये सुनकर अब दोनों चेक करने के लिए आलिशा का दरवाजा खोलते हैं तो सामने आलिशा अपनी गन लेकर खड़ी होती है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी बीच जैकब भी वहाँ आ जाता है और हरण और सुदर्शन को देखकर पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर वो तीनों नोटिस करते हैं कि आलिशा उनमें से किसी को ठीक से पहचान नहीं पाती, जबकि जैकब कहता है कि आलिशा ये मैं हूँ जैकब। और जैकब नाम सुनते ही आलिशा अपनी गन नीचे कर लेती है और ये देखकर डॉक्टर सुदर्शन को शक हो जाता है कि आलिशा के दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो अब जैकब के साथ आलिशा को लेकर अपने हॉस्पिटल जाता है और पूरी जांच करने के बाद सुदर्शन को समझ में आ जाता है कि एक्सीडेंट के बाद से आलिशा को फेस ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें आदमी किसी दूसरे को पहचानने में देर कर देता है या कभी कभी उसे पहचान ही नहीं पाता। अब ये सुनते ही हरण को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर सामने होने के बाद भी आलिशा हरण को पहचान क्यों नहीं पा रही। लेकिन अभी एक बात और थी जिसको लेकर हरण परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस रात आलिशा टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास क्या कर रही थी। इसके बाद सीन सीधा 4 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है,
जहां हम बेंगलोर के अंदर अलीशा को देखते हैं, जो एक टीवी न्यूज एंकर का काम किया करती है और ज्यादातर मौसम विभाग की खबरें देती है, लेकिन जर्नलिज्म में अपना करियर बनाने के लिए वो कुछ करना चाहती थी। इसी बीच हम नकुल नाम के लड़के को देखते हैं, जो एक कोडर था और लोगों की पर्सनल डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ करके छोटे मोटे क्राइम किया करता था। और यही बात उस वक्त अमर को पता थी, इसलिए वो नकुल को कई महीनों से ब्लैकमेल कर रहा था और उससे लड़कियों की डिटेल्स निकलवाता रहता था। अब हालांकि नकुल को भी अमर की सारी सच्चाई पता थी कि वो लड़कियों के साथ क्या क्या करता है और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन अमर उसे एक रोहिणी नाम की लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है और इस बार नकुल इस काम से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा अलीशा से आकर मिलता है, क्योंकि वो जानता था कि अलीशा एक जर्नलिस्ट है और वो अमर का पर्दाफाश कर देगी। यहाँ नकुल रोहिणी की सारी डिटेल्स अलीशा को दे देता है, जिसके बाद अलीशा रोहिणी से मिलने के लिए जाती है और रोहिणी उसे रोते हुए सब कुछ बता देती है कि अमर ने उसके साथ क्या क्या किया। इसके बाद अलीशा सारी डिटेल्स लाकर अपनी चीफ एडिटर को दे देती है, लेकिन एडिटर अलीशा से कहती है कि देखो, लाइव फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है और कोई विक्टिम भी नहीं है, क्योंकि रोहिणी कैमरे के आगे आकर कुछ बोलना नहीं चाहती। तो आखिर हम ये न्यूज कैसे दिखा सकते हैं? वो कहती है कि तुम पहले न्यूज दिखाने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ तो सामने लेकर आओ। फिर ये सुनकर अलीशा एक बार फिर से नकुल के पास जाती है और उसे टीवी पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए कहती है, लेकिन नकुल अमर के डर से ऐसा करने से मना कर देता है। पर नकुल के पास एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें अमर किसी लड़की को न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, इसीलिए वो अलीशा को अमर की लोकेशन भी बता देती है और वो रिकॉर्डिंग भी दे देता है। लेकिन इस बार भी जब वो एडिटर न्यूज दिखाने से मना कर देती है तो अलीशा पुलिस के पास जाती है और यहीं उसकी मुलाकात सबसे पहले इंस्पेक्टर जैकब से होती है। वो अब जैकब को सारी डिटेल्स देती है, जिसके बाद जैकब उससे वादा करता है कि हम कल शाम तक उस आदमी को पकड़ लेंगे। अब उसी शाम जब अलीशा अपने घर होती है तो उसे एडिटर का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि नकुल ने तुम्हें अमर की लोकेशन दी थी, इसलिए अगर उस लोकेशन के कुछ ओरिजिनल फुटेजेस मिल जाएं तो हम न्यूज दिखा देंगे। तो ये सुनकर अलीशा फौरन फुटेज इकट्ठा करने के लिए कोयम्बटूर में उसी लोकेशन पर चली जाती है और वो लोकेशन होती है वही टेक्सटाइल फैक्ट्री। अब वो अपनी स्कूटी फैक्ट्री से कुछ दूर पर छुपा देती है और फिर चुपके से फैक्ट्री के अंदर घुसकर अंदर की बातें रिकॉर्ड करने लगती है। वहाँ अंदर एक आदमी अमर को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमर भी थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है और इस बीच थोड़ी देर बाद हरण भी फैक्ट्री में आ जाता है, जो आकर अमर के वापस आने का वेट करता है और उसके आते ही उसको मारकर फैक्ट्री में आग लगा देता है। अब उस आग से बचकर बाहर निकलने के चक्कर में अलीशा का फोन फैक्ट्री में ही गिर जाता है, लेकिन अलीशा बाहर आ जाती है और उन्हीं आग की लपटों के उजाले में वो हरण को भी देख लेती है। अब डर के मारे वो अपनी स्कूटी से वापस जा ही रही होती है कि तभी जल्दबाजी में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे फेस ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है। अब सीन यहाँ से वापस प्रेजेंट में आता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैकब को शक होने लगता है कि हरण कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो अपनी पार्टनर सुप्रिया को कॉल करता है और हरण के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है और फिर सारी चीजें कंफर्म करने के बाद वो खुद हरण के सामने जाकर कहता है कि मुझे पता है इस सब के पीछे तुम हो, मेरा शक गलत नहीं हो सकता। मैंने उस दिन तुम्हारी बिल्ली के गले में जैमर देखा था और मेरी टीम मेंबर ने मुझे बताया कि जिस रात अमर का कत्ल हुआ उस रात तुम्हारी लोकेशन भी उसी एरिया की थी। अब हरण चुपचाप ये सब सुनता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जैकब फौरन दिनेश को कॉल करके बुलाता है और उसको भी हरण के बारे में सब कुछ बता देता है और वो दिनेश से हरण को अरेस्ट करने के लिए कहता है। और तभी आता है एक और ट्विस्ट, क्योंकि एट द सेम टाइम एक अनजान आदमी वहाँ आता है और कहता है कि अमर को मैंने मारा है और ऐसा कहकर वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। अब जैकब काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये हरण की कोई चाल है, लेकिन दिनेश नोटिस करता है कि ये वही आदमी है जिसका स्केच उस दिन हरण ने बनाकर दिया था। इसीलिए वो जैकब से कहता है कि तुम बेवजह शक कर रहे हो, इस आदमी की शक्ल स्केच से हूबहू मिलती है, यानी यही असली कातिल है। पुलिस अब उस आदमी को पकड़कर ले जाती है, जिसके बाद हरण भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जैकब हरण से पूछता है कि उस रात जब तुमने हरण को मारा था तो वहाँ तुम्हें एक हार्ड ड्राइव मिली होगी, क्या वो तुम्हारे पास है? तो हरण कहता है कि मुझे कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली थी, पर तुम्हें उस हार्ड ड्राइव से क्या लेना देना है। ये सुनकर अब जैकब वहाँ से चला जाता है और फौरन दिनेश को कॉल करके पूछता है कि जब पुलिस ने उस फैक्ट्री में तलाशी ली थी तो क्या उन्हें वहाँ कोई हार्ड ड्राइव मिली थी।
तो दिनेश कहता है कि हाँ, हमें एक हार्ड ड्राइव तो मिली थी, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तो जेकब कहता है कि मुझे वो हार्ड ड्राइव चाहिए थी क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसमें मौजूद लड़कियों की फुटेजेस और वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए। पर दिनेश उसको बताता है कि वो हार्ड ड्राइव अब हमारे पास नहीं है, वो तो कोर्ट में जमा हो चुकी है और केस की सुनवाई तक उस हार्ड ड्राइव को नहीं लिया जा सकता। इसके बाद दिनेश को जेकब के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है कि उसको अमर के कातिल के मिलने के बाद भी उस हार्ड ड्राइव से इतना लेना देना क्यों है। इसीलिए वो तमिलनाडु में अपनी पहचान के एक पुलिस वाले को कॉल करता है और उससे जेकब के बारे में पूछता है। तो वो पुलिस वाला दिनेश को बताता है कि जेकब अब पुलिस वाला नहीं रहा, वो हमारे लिए एक क्रिमिनल है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिसे सुनकर अब दिनेश के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन अलीशा को लेकर हरण के पास जाता है, जहां हरण उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि आखिर उसने अमर को क्यों मारा था। दरअसल हरण की छोटी बहन नीरजा का कुछ महीनों पहले किसी ने ब्रूटली रेप किया था। अब हरण तो उसी वक्त क्रिमिनल को ढूंढकर मारना चाहता था, लेकिन बड़ी बहन डॉक्टर देविका ने हरण को समझाया कि फिलहाल नीरजा की हालत बहुत खराब है और हम सबको उसका ख्याल रखना होगा। इसीलिए देविका की बात मानकर पहले हरण ने अपनी जॉब से लंबी छुट्टी ले ली और पूरी फैमिली के साथ बैंगलोर से यहाँ चला आया। यहाँ अब सभी मिलकर नीरजा का ख्याल रखने लगे और नीरजा भी धीरे धीरे रिकवर होने लगी। लेकिन इसी बीच एक दिन नीरजा की फ्रेंड सकीना का भाई हरण के पास आता है और उसे बताता है कि सकीना के साथ किसी ने ब्रूटली असॉल्ट किया है, जिसके बाद से बैंगलोर में सकीना का भी इलाज चल रहा है। सकीना का भाई अंसार उसे बताता है कि अब वो क्रिमिनल मुझे सकीना का वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे की डिमांड कर रहा है, इसीलिए हरण भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। और ये सुनते ही हरण समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने नीरजा के साथ भी गलत किया था। इसीलिए फिर वो अंसार के साथ मिलकर उसके बारे में पता करता है, जो होता है अमर। और इसके बाद वो अमर को ट्रेस करके फाइनली उसे एक फैक्ट्री में जाकर जान से मार देता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जब सकीना के पिता को लगता है कि अंसार और हरण ने मिलकर अमर को मारा है, तो वो हरण से कहते हैं कि अंसार और तुमने जो भी किया है वो किसी को मत बताना, और अगर कोई तुम लोगों को ढूंढता हुआ आएगा तो तुम दोनों को बचाने के लिए मैं सरेंडर कर दूंगा। और इस तरह से हम समझ जाते हैं कि जब उस दिन पुलिस हरण को पकड़ने आई थी तो क्यों अंसार के पिता ने खुद को दोषी करार करते हुए सरेंडर कर दिया था, और क्यों उस दिन जानबूझकर हरण ने अंसार के पिता का स्केच बनाया था। पर उनके गिरफ्तार होने के बाद हरण सोच रहा था कि आखिर उनका इसमें कोई दोष नहीं है तो उनको जेल में नहीं होना चाहिए। असली दोषी तो अमर था, जो अब मारा जा चुका है। इसीलिए वो चुपके से एक वकील से मिलता है और उसे अंसार के पिता का केस लड़ने के लिए बोलता है। वो उस वकील से कहता है कि कोर्ट में तुम ये कहना कि अलीशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अंसार के पिता को बेल मिल जाएगी। तो वो वकील ठीक ऐसा ही करता है और अंसार के पिता को बेल दिलवा देता है। अब इस तरह से हरण अलीशा को पूरी सच्चाई बता देता है। लेकिन तभी हरण के पास दिनेश का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि जिस आदमी ने इस केस में सरेंडर किया था उसे बेल मिल चुकी है और मुझे पता है कि तुम इस सब के पीछे हो, लेकिन अभी इस वक्त मुझे तुमसे जेकब के बारे में बात करनी है। तभी हरण उसे रोकते हुए कहता है कि हाँ, मुझे पता है, आपको उस हार्ड ड्राइव के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि उसने जैसे मुझसे हार्ड ड्राइव के बारे में पूछा था वही आपसे भी पूछा होगा, इसलिए मुझे शक है कि जेकब कुछ छुपा रहा है। दिनेश भी कहता है कि मैंने उसके बारे में पता किया, वो पुलिस डिपार्टमेंट में अब नहीं है, क्योंकि वो कानून के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए शायद उस हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा है जो उसके काले कारनामों से जुड़ा हो। ये सुनकर हरण कहता है कि आप एक काम करो, उस हार्ड ड्राइव को अरेंज करो ताकि हम पता लगा सके कि आखिर जेकब का उससे क्या लेना देना है। पर दिनेश कहता है कि वो हार्ड ड्राइव असल में इनक्रिप्टेड है, उसका डेटा निकालना बहुत मुश्किल है और ऊपर से उसे एविडेंस रूम में भी लॉक करके रखा गया है। इसके बाद हरण दिनेश को कैसे भी वो हार्ड ड्राइव लेकर आने के लिए कहता है और शाम को मिलने के लिए कहता है। अब डेटा इनक्रिप्टेड था, इसीलिए उस हार्ड ड्राइव को ओपन करने के लिए किसी टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत थी। तो अलीशा यहाँ हरण को नकुल के बारे में बताती है, जो उसकी इसमें मदद कर सकता था। जिसके बाद वो दोनों नकुल को फोन करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे पास शाम को आएंगे और हमें अमर की एक हार्ड ड्राइव मिली है जिसे हमें ओपन करवाना है। इसके बाद हरण और अलीशा उस हार्ड ड्राइव को लेने दिनेश के पास जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वहाँ जेकब आ जाता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है। अब हाईवे पर काफी दूर तक उनकी कार की चेजिंग चलती है, लेकिन जेकब से बचने के लिए हरण गाड़ी लेकर एक फैक्ट्री में घुस जाता है। वहीं वो अलीशा को उतार देता है और कहता है कि अगर मैं 20 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम अकेली ही दिनेश के पास चली जाना और वहाँ से हार्ड ड्राइव लेकर नकुल से डिक्रिप्ट करवा लेना।
इसके बाद हरन एक बार फिर से हाईवे पर आ जाता है और एक मूवमेंट के बाद जेकब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद हरन जेकब को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी जेकब धोखे से उसे गोली मार देता है, जिसके बाद हरन बेहोश हो जाता है। अब जेकब को लगता है कि हरन तो मर गया, इसीलिए उसे कैसे भी अब वो हार्ड ड्राइव अलीशा से लेनी होगी। इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फौरन हरन के कपड़े पहन लेता है और फिर उसी की गाड़ी लेकर अलीशा के पास पहुंच जाता है। अब अपनी बीमारी की वजह से अलीशा उसे पहचान नहीं पाती और वो जेकब को ही हरन समझकर उसके साथ दिनेश के पास चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही दिनेश जेकब को देखकर शॉक्ड हो जाता है और इससे पहले कि दिनेश कुछ बोल पाता, जेकब उसे गोली मार देता है, जिससे दिनेश की मौत हो जाती है। पर इस बीच जेकब जानबूझकर अलीशा से कुछ नहीं कहता ताकि अलीशा बाद में ये गवाही दे सके कि ये सब हरन ने किया है। इसके बाद वो दिनेश की गाड़ी से अमर का हार्ड ड्राइव ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि अलीशा को अभी तक यही लग रहा था कि ये सब कुछ हरन कर रहा है, इसलिए वो भी डर के वहाँ से भाग जाती है। फिर पूरे 48 घंटे बाद सुदर्शन, नकुल और हरन अलीशा को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। सुदर्शन उसे समझाता है कि दिनेश को मारने वाला हरन नहीं जेकब था और उसने तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाया था। फिर आखिरकार अलीशा को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद हरन अलीशा को जेकब की सच्चाई बताना शुरू करता है, जिसे सुनकर अलीशा के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि जेकब असल में विटनेस प्रोटेक्शन सेल में काम करता था, जिसका काम था कंट्रोवर्शियल केसेस में विटनेस को प्रोटेक्ट करना, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना, फिर उसको एक नई आइडेंटिटी के साथ उसकी न्यू लाइफ में उसे सेटल करवाना। यही सब उसका काम था। लेकिन इसके बाद जेकब पैसों के लिए विटनेस की आइडेंटिटी को सेल करना शुरू कर देता है, जिससे कि क्रिमिनल्स विटनेस को मरवा दिया करते थे। और जेकब के इस क्राइम में उसकी पार्टनर थी सुप्रिया। सुप्रिया क्लाइंट्स के साथ डील करती थी, जिसके बाद जेकब उसे विटनेस की आइडेंटिटी बता देता था और बदले में दोनों को मोटा पैसा मिलता था। अब बैंगलोर में एक क्रिमिनल था जिसका नाम था चिनप्पा, जो कि एक बहुत बड़े स्कैम में शामिल था और एक जर्नलिस्ट ने उसके खिलाफ न्यूज दिखाई थी। तो चिनप्पा ने जर्नलिस्ट को उसके घर में घुसकर मार दिया था, जिसकी आई विटनेस थी जर्नलिस्ट की वाइफ चित्रम। अब पुलिस ने उसको विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत न्यू आइडेंटिटी के साथ सिक्योर कर दिया था, लेकिन जेकब ने सुप्रिया के साथ मिलकर चित्रम की आइडेंटिटी चिनप्पा को बेच दी थी। पर ये चीज इस बार डिपार्टमेंट ने पकड़ ली थी, जिसके चलते जेकब को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम से हटा दिया गया था और चित्रम को एक नई आइडेंटिटी के साथ नए ऑफिसर के हवाले कर दिया गया था। लेकिन अब एक दिक्कत थी, जेकब ने चिनप्पा से पैसे लिए थे, तो अब चिनप्पा उसे धमकाना शुरू कर देता है कि अगर चित्रम कोर्ट पहुंच गई और मुझे पहचान लिया तो मैं तुझे मार डालूंगा। इसीलिए अब डर के चलते पिछले कुछ दिनों से जेकब चित्रम को मारने की प्लानिंग कर रहा था। इस बीच वो किसी तरह से पता कर लेता है कि नया ऑफिसर सुनवाई वाले दिन फ्लाइट से उसे लेकर बैंगलोर आएगा, लेकिन जेकब अब खुद जाकर चित्रम को मार नहीं सकता था। इसलिए उसने बैंगलोर एयरपोर्ट पर किसी स्ट्रेंजर से चित्रम को खत्म करवाने का प्लान बनाया था, जिनमें से एक था सकीना का भाई अंसार, जो कि बैंगलोर एयरपोर्ट पर काम करता था। तो दोस्तों, यहाँ रिवील होता है कि असल में जेकब के कहने पर ही अमर ने सकीना का न्यूड वीडियो बनवाया था, ताकि जेकब उसके बेस पर अंसार को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन अमर जेकब से भी बड़ा कमीना था। उसने जेकब से पैसे भी लिए थे और वीडियो देने के बजाय वो सकीना के भाई को पैसों के लिए ब्लैकमेल भी कर रहा था। जिसके बाद अंसार ने जाकर हरन से मदद मांगी और फिर हरन ने अमर को ढूंढकर उसे मार दिया। अब चूंकि दिनेश ही अमर का केस हैंडल कर रहा था, इसलिए ड्राइव हासिल करने के इरादे से ही जेकब दिनेश के पास आया था और दिनेश को मारने के बाद अब फाइनली ड्राइव जेकब के पास आ चुकी थी। इस तरह से अब जेकब की पूरी कहानी सुनाने के बाद हरन अलीशा से कहता है कि चित्रम को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब इतना सब जानकर अलीशा भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब अमर मर चुका था और अंसार की बहन सकीना की वीडियो भी उस ड्राइव में नहीं थी। इसलिए अब जेकब को चित्रम को मरवाने के लिए किसी नए आदमी को ढूंढना था। इसलिए अब वो एक सुदेवन नाम के आदमी के घर में पेन ड्राइव पहुंचवाता है, जिसमें उसकी बेटी का न्यूड वीडियो होता है, जो कि अमर ने बनवाया था और अपनी ड्राइव में सेव करके रखा था। इसके बाद जेकब सुदेवन को कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। दरअसल सुदेवन बैंगलोर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। अब जेकब सुदेवन से चित्रम की फ्लाइट बैंगलोर एयरपोर्ट पर ही क्रैश करवाने के लिए कह देता है, ताकि इस क्रैश में चित्रम की मौत हो जाए।
लेकिन उधर दिनेश की मौत के बाद पुलिस वालों को जैकब की सच्चाई पता चल चुकी थी, तो पुलिस वाले पूरे शहर में नाकाबंदी लगा देते हैं और जैकब को ढूंढ रहे होते हैं। इस बीच जैकब को सुप्रिया का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि जिस हरण को तुम एक कॉमन मैन समझ रहे हो, वो कोई कॉमन मैन नहीं बल्कि असल में एक स्काई मार्शल है। दरअसल 1999 में फ्लाइट हाईजैकिंग के बाद दोबारा ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट फोर्स स्काई मार्शल बनाई गई थी, जिसका काम था फ्लाइट में टेररिस्ट अटैक से निपटना। वो कहती है कि उनके पास पूरे एयरपोर्ट का एक्सेस है, वो जब चाहे जिस फ्लाइट में चाहे जा सकते हैं। और ये सब सुनकर जैकब भी हैरान हो जाता है और थोड़ा दिमाग लगाकर खुद को बचाने के लिए सुदर्शन के हॉस्पिटल में छुप जाता है। अब हरण की बड़ी बहन डॉक्टर देविका और नीरजा दोनों हॉस्पिटल में ही थी और दोनों जैकब की सच्चाई नहीं जानती थी। लेकिन अब जैकब उनके साथ उनके पर्सनल कमरे में जाता है और उन्हें कमरे के अंदर ही बंद कर देता है। फिर वो उनके सामने खुद ही अपनी सारी सच्चाई बताता है और एक बार फिर से नीरजा की वीडियो के बदले देविका को ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करें। अब आज शाम देविका को अपने एक पेशेंट जेम्स को फेस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए दूसरे शहर के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। तो जैकब जब देविका को ब्लैकमेल करता है तो देविका अपने उस पेशेंट की जगह जैकब के चेहरे पर पट्टी बांधकर उसे एम्बुलेंस में दूसरे शहर भेज देती है। अब दूसरी तरफ हम हरण को देखते हैं, जो कोची एयरपोर्ट पर जाता है और वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलता है। वो बैंगलोर एयरपोर्ट पर भी कांटेक्ट करता है और उन्हें फ्लाइट में होने वाले खतरे के बारे में बताता है। इसके बाद वो चित्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद भी फ्लाइट में चला जाता है। इधर नकुल फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स का फोटो अलीशा को दिखा रहा होता है, क्योंकि अलीशा ने अमर को पैसे देते हुए जिस आदमी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि सुदेवन था। लेकिन सुदेवन के बारे में अब तक हरण और नकुल में से कोई नहीं जानता था और ऊपर से अलीशा को भी फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी हो चुकी थी, इसलिए वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन तभी आखिरकार उसे याद आता है कि मैंने जिस आदमी को देखा था उसकी नाक के पास कटने का निशान था और वो ये बात फौरन हरण को बता देती है। अब हरण पूरी फ्लाइट में चेक करता है तो उसे ऐसा कोई आदमी नहीं दिखता। इसके बाद हरण नकुल से उन लड़कियों की फैमिली के बारे में सर्च करने के लिए कहता है जिनका अमर ने वीडियो बनाया था और उनमें से एक थी निवेदिता। इसके बाद सुदेवन और उसकी फैमिली के बारे में सर्च करने पर आखिरकार उन्हें सुदेवन के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि बैंगलोर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है। और ये जानते ही हरण समझ जाता है कि जैकब ने अब सुदेवन को ब्लैकमेल करके रखा होगा, इसलिए वो फौरन बैंगलोर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स को इस बारे में बता देता है और वो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाकर सुदेवन को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद फ्लाइट सेफली बैंगलोर में लैंड हो जाती है और हरण का मिशन भी पूरा हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, लेकिन अभी भी उसका एक काम बाकी था और वो था जैकब को पकड़ना। इसके बाद अब सीन कुछ हफ्तों बाद शिफ्ट होता है, जहां सुप्रिया की हेल्प से जैकब ने अपने लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करवा ली थी और एक प्राइवेट प्लेन से वो देश छोड़कर भाग रहा होता है। इसी बीच एक एयर होस्टेस जैकब को बताती है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए फ्लाइट में स्काई मार्शल भी हैं सर, इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है। और ये सुनते ही जैकब को एकदम से सुप्रिया की बात याद आती है, जब उसने बताया था कि हरण असल में एक स्काई मार्शल है। वो ये सोच ही रहा होता है कि इतने में हरण उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में हरण जैकब को गोली मार देता है, जिससे जैकब की मौत हो जाती है और हरण का बदला भी पूरा हो जाता है। फिर सबसे आखिर में हम अलीशा को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको स्टोरी में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।